बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि गायनाकोलॉजी में जो ख़वातीन हमारे पास पेशेंट्स आती हैं, स्पेशली वो ख़वातीन जिनको ट्यूमर, स्पेशली जिनको कैंसर होता है, वो क्या मिथ्स उनके जहनों में होती हैं कि ये कैंसर से रिलेटेड है। जैसे कि मैं डिफरेंट आपके साथ जो टॉपिक शेयर करती हूँ उसमें आपको बताती रहती हूँ कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर क्या होता है, बच्चेदानी के कैंसर क्या होता है, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और आप उसको टाइमली कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कैंसर का आखिरी स्टेज पे आना, कैंसर के बहुत तेज़ी से बढ़ जाना या उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की सबसे एक इम्पॉर्टेंट वजह मिथ्स भी हैं, यानी कि जो लोगों ने इस पर कंसेप्ट बनाए हुए हैं, अपनी चीज़ें बनाई हुई हैं कि ऐसे नहीं करेंगे तो कैंसर नहीं होगा या ऐसे करेंगे तो कैंसर फैल जाएगा, जिसकी वजह से डॉक्टर्स उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये, कहीं का भी कैंसर हो, चाहे वो छाती का हो, बच्चेदानी का हो, बच्चेदानी के मुंह का हो, अंडेदानी का हो, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न तो ये है कि हर खातून को, चाहे वो बिल्कुल नॉर्मल हो, अपनी जिन कैंसर में स्क्रीनिंग हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चेदानी के मुंह में का पानी का टेस्ट होता है जिसको हम HPV टेस्टिंग कहते हैं या पेप स्मीयर कहते हैं। वो अगर 3 साल में हर शादीशुदा ख़वातीन एक दफ़ा करवाएं तो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बच सकती हैं। जिनको फैमिली हिस्ट्री होती है अंडेदानी के कैंसर की, या उनके ख़ानदान में किसी भी मर्द या औरत को, मल्टीपल लोगों को अगर कहीं का भी कैंसर हो चुका हो, तो उन ख़वातीन को ज़रूरी है कि साल में एक दफ़ा जाएँ, बच्चेदानी का अल्ट्रासाउंड करवाएँ, डॉक्टर को अपना मायना करवाएँ, अंडेदानी के प्रॉपर टेस्टिंग करवाएँ जो कि ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, इवन दे आर नॉर्मल, एटलीस्ट उनको ये करवाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा छाती का मायना करें, और अगर आपकी एक स्पेसिफिक एज है तो मेमोग्राफी करवाएं, उससे कम में उम्र है तो अल्ट्रासाउंड करवाएं। प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट समझते हैं, लोग समझते हैं कि जी अगर हम ये चीज़ें करवा लेंगे तो ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज़ हमें ज़ाहिर हो जाए। सबसे पहला डर तो यही होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने ये करवाना ही नहीं है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी थे कि हमारे पास टाइम ही नहीं मिला। और सबसे इम्पॉर्टेंटली ये होता है कि अगर गॉड फॉरबिड आपको कोई ट्यूमर नज़र आ गया, कोई रसूली नज़र आ गई डॉक्टर को, डॉक्टर आपसे कहते हैं कि भाई इसका बायोप्सी होनी ज़रूरी है। जब तक किसी भी ट्यूमर का, किसी भी मास का टेस्ट नहीं होगा, हम नहीं डायग्नोज कर पाएंगे कि क्या वो कैंसर है या वो बिनाइन है। बहुत सारे ट्यूमर मार्कर आते हैं, यानी कि खून के टेस्ट मौजूद हैं जो कि हमें कुछ आइडिया दे सकते हैं कि ये जो मास है ये कैंसर है कि ये नॉन कैंसरस है। हमारे पास बहुत सारी रेडियोलॉजिकल चीज़ें हैं जैसे कि मेमोग्राफी, एक्सरे, MRI, CT स्कैन, ये काफ़ी हद तक हमें क्लू दे सकते हैं कि जी ये जो मास है ये कैंसर है कि ये आया कैंसर नहीं है। पर इस फाइनल डायग्नोसिस तो बायोप्सी से ही होती है। मगर बहुत सारे लोग एक्सरे करवा के, अल्ट्रासाउंड करवा के उनका मास होता है, वो बायोप्सी नहीं करवाते। वो कहते हैं कि इससे हमारा कैंसर और तेज़ी से फैल जाएगा, या हमारे ख़ानदान में किसी की बायोप्सी हुई थी उसके बाद उसका कैंसर इतनी तेज़ी से फैला कि खुदा न खातून बच ना सके। सबसे इम्पॉर्टेंट डायलेमा यही है कि पेशेंट अपनी प्रॉपर में डायग्नोसिस नहीं करवाता। जब तक आपकी बायोप्सी नहीं होगी, आपकी फाइनल डायग्नोसिस नहीं होगी, हम लाइन ऑफ मैनेजमेंट नहीं बना सकेंगे। हर कैंसर अलग तरह का कैंसर होता है, किसी में ऑपरेशन पहले होता है, किसी में कीमो पहले होती है, किसी में शुआएं लगती हैं। जब तक ये फाइनल डायग्नोसिस नहीं होगी, जब तक हम आपकी प्रॉपर लाइन ऑफ मैनेजमेंट नहीं कर सकेंगे। कैंसर के पेशेंट में बहुत ज़रूरी है कि हम उसके इलाज से पहले एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बनाएं, एक प्रॉपर लाइन ऑफ मैनेजमेंट बनाएं, ताकि हमें पता हो कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो, और विदाउट किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के आपकी प्रॉपर ट्रीटमेंट बड़ी फास्ट गो में हो जाए। फिर ये हुआ कि जी डायग्नोसिस हो गई, बायोप्सी करवा ली, हो सकता है बहुत इन्वेजिव नहीं करवाई, मतलब कि वो आपकी सिंपल छोटी सी बायोप्सी हो गई, बगैर किसी बड़े ऑपरेशन के बायोप्सी हो गई। नेक्स्ट स्टेप आता है कि जी उसकी ट्रीटमेंट का। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि जी ये जब अगर कैंसर को निकाला जाएगा तो वो और फैल जाएगा। हर चीज़ की ट्रीटमेंट मौजूद है, इवन की स्टेज 4 के कैंसर की भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, क्या होगा इसका हमें भी नहीं पता। मगर हम अपने प्रॉपर जो हमारे पास तालीम है उसके लिहाज से हम चाहेंगे कि आपकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। स्टेज 4 में भी डीपल्किंग सर्जरी का कुछ कैंसर में रोल होता है। जब बहुत ज़्यादा कीमो इफेक्ट नहीं कर रही होती, जब बड़ा मास होता है, शुआएं उस पर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं कर रही होती, जब तक हम उस ट्यूमर को निकालेंगे नहीं, उस वक्त तक फर्दर ट्रीटमेंट यानी कि साइटो रिडक्शन ट्रीटमेंट या ऑपरेशन के बाद सेकेंड लुक सर्जरी या फर्स्ट लुक सर्जरी, क्या मतलब पहले ही ऑपरेशन हो उसके बाद कीमो रेडिएशन लगे, या पहले कीमो रेडिएशन लगे वो थोड़ा सा श्रिंक हो और उसके बाद हम उसकी सर्जरी करें, ये ज़रूरी है।
बहुत दफ़ा बायोप्सी के बाद इवन पेशेंट तैयार हो जाते हैं शवाओं के लिए, इवन तैयार हो जाते हैं कीमो के लिए, मगर वो ऑपरेशन इसलिए नहीं करवाते कि ऑपरेशन करवाएंगे वो मज़ीद फैल जाएगा, बाकी जगहों में चला जाएगा। हालांकि इसका वाइस वर्सा है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं तो आपकी बहुत हद तक होता है। आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट इतनी एडवांस कर चुकी है, सर्जरी, इवन रोबोटिक सर्जरी, इवन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से बगैर चीरे का भी ऑपरेशन कैंसर का हम करते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेजेस में आए तो क्यों ना हम अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। फिर ये होता है कि मैनी टाइम्स मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आए जिनकी मैंने सर्जरी की, बहुत अच्छी सर्जरी हो गई, बहुत साइटोडेक्शन, बड़ा अच्छा डीबल्किंग ट्यूमर निकल गया, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो शुआओं से घबरा के घर बैठ गए। उनका ख्याल था कि जी शुआएं लगेंगी तो उनको कैंसर तो उनके ट्यूमर से निकल गया है, उसका कोई इतना फ़ायदा भी नहीं होना, उनका जिस्म जल जाएगा, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, या वो कीमो इसलिए नहीं लगाते कि जी बाल झड़ जाएंगे, या इसी तरह की जो कॉम्प्लिकेशन है। अगेन कीमोथेरेपी या शुआएं, बिल्कुल मैं ये कहूँगी टाइमली वो बड़ी तकलीफ दे ट्रीटमेंट है। जब तक वो चल रही होती है पेशेंट बिलाशक तकलीफ़ में होता है, मगर उसके बाद ये सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत जल्द ख़त्म हो जाती हैं। 3 से 4 महीने लगते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि जी आपके मुँह के छाले भी कम हो गए, आपके बाल भी बड़े अच्छे ग्रो करते हैं, आपकी आईब्रोज भी वापस आ जाती हैं। ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अगर आप ज़िंदा होंगे तो अपनी हर चीज़ को बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे। ये ट्रीटमेंट, ये सारी ट्रीटमेंट आपके लिए ज़रूरी है, मगर अगर आप एक ट्रीटमेंट करवाएं और दूसरे को स्किप करें, या दूसरे को करवाएं और कहें कि जी ये हम बाद में कर लेंगे, टाइमली हर चीज़ की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इवन ऑपरेशन के बाद कुछ हफ्ते बाद हम कहते हैं आप इमीडिएटली कीमो या रेडिएशन पे जाए, आप जा सकते हैं। पेशेंट कहते हैं नहीं, जब तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, जब मैं थोड़ा सेहतमंद हो जाऊँ, वो सेहतमंद होने तक जो हमने ट्यूमर निकाला है आपकी डिले की वजह से फैला है, वो सर्जरी की वजह से नहीं फैला। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।